हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था। मैंने उसकी वन शॉट वीडियो भी डाली है चैप्टर नंबर सेकंड की। तो अगर आपको पार्ट में पढ़ना अच्छा ना लगता हो तो आप एक 20 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, मानव जनन तंत्र, है ना। मानव में जनन, जनन का मतलब तो हमें समझ में आता है। जनन का मतलब होता है सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना, है ना। जनन कहलाता है। जनन क्यों करते हैं? अब पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। अब मानव में जनन, देखो जनन तो सभी करते हैं, सभी स्तनधारी पक्षी कीट सभी जनन करते हैं। यहाँ तक कि पुष्पों में भी जनन होता है। सेकंड चैप्टर हमने यही पढ़ा था कि पुष्पों में जनन, ठीक है। तो यहाँ तक पुष्प पौधे भी जनन करके ही अपनी संतति का निर्माण करते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह आदि भी जनन करके ही अपनी संतति का निर्माण करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव में जनन किस प्रकार का पाया जाता है, मानव जनन किस प्रकार करते हैं, है ना। तो वही चैप्टर है आज अपना कि मानव जनन। देखो जनन तो पता है, सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना या पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। ओके, अब आता है पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य का, अब देखो पुरुषों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषों में जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। पुरुषों में स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, युग्मक जनन का निर्माण कैसे होता है, तो वही पढ़ रहे हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मनुष्य का नर जनन तंत्र कई अंगों का बना होता है और शुक्राणु के निर्माण के साथ साथ लैंगिक हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, ठीक है। स्पर्म का तो सिक्रीशन करेगा ही, लेकिन लैंगिक हार्मोन कौन से होते हैं? पुरुष में लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये बात ध्यान रखना, मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जबकि मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होते हैं। इनके कार्यों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबका अलग अलग कार्य होता है। प्राथमिक जननांग, प्राइमरी ऑर्गन, और द्वितीयक जननांग मतलब सेकेंडरी ऑर्गन। प्राथमिक जननांग में क्या आता है अपना? टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में बोलेंगे वर्षण, ठीक है। द्वितीय में आता है अधिवर्षण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, शीशन और प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ठीक है, अब पढ़ते हम वर्षण। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्षण। वर्षण क्या होता है? देखो, वर्षण नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग क्यों होता है? क्योंकि इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। इसी में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। वर्षण नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है क्योंकि यह शुक्राणु एवं सेक्स हार्मोन यानी लैंगिक हार्मोन दोनों का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राथमिक जननांग अंग कहलाता है। वर्षण क्या करता है? वर्षण क्या करता है? सबसे पहले तो शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु का निर्माण किस पे डिपेंड होता है? सेक्स हार्मोन पे, यानी लैंगिक हार्मोन। जो लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है मैंने अभी बताया था। मनुष्य में या मानव में या मेल में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। शेष ऑर्गन प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या द्वितीयक जननांग कहते हैं। जो बाकी के जो ये अंग हैं, ये प्रजनन में मतलब जनन में जो भूमिका होती है, भ्रूण को पोषण देना, युग्मनज को मादा अंडक तक पहुंचाना, ये सभी कार्य कौन करते हैं? जो द्वितीयक सहायक अंग होते हैं वो करते हैं। अब आता है वर्षण कोश की संरचना। देखो, वर्षण कोश में ऐसा क्या पाया जाता है? जी, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? टेस्टिस या स्क्रोटम।
वर्षण, जिसमें वर्षण उपस्थित होता है उसे हम वर्षण कोश कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। मनुष्य में एक शुक्राणु के निर्माण के लिए एक जोड़ी वर्षण यानी टेस्टिस पाए जाते हैं, जो शरीर से बाहर त्वचा की एक थैली के दोनों पैरों के बीच शीशन के दोनों ओर लटके रहते हैं। त्वचा की इस थैली को वर्षण कोश कहा जाता है, जिसमें वर्षण या टेस्टिस उपस्थित होते हैं। एक थैली नुमा संरचना में उपस्थित होती है जो त्वचा के बाहर की ओर होती है। ये त्वचा के अंदर की ओर नहीं होते, त्वचा के बाहर की ओर होते हैं। जिस थैली में ये वर्षण उपस्थित होते हैं उन्हें हम वर्षण कोश कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। आकार की दृष्टि से टेस्टिस 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.24 सेंटीमीटर मोटा तथा अंडाकार होता है। चूँकि स्पर्म का निर्माण देह गुहा के तापक्रम पर नहीं हो पाता, बल्कि ये देह गुहा से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर बनता है। मतलब स्पर्म का निर्माण किस पे डिपेंड करता है? तापक्रम पर। अगर तापक्रम ज़्यादा हुआ तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। अगर उसके लेवल जैसे किस तापक्रम पे होता है 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही बनता है। इसी कारण टेस्टिस उदर गुहा के बाद स्पर्मोइड कोड में लटका रहता है। ठीक है। वर्षण में उपस्थित कोशिकाएं लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं। ठीक है। आगे में टेस्टोस्टेरोन स्रावन करती है जो मेल के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। देखो वर्षण में क्या स्पर्म बन गए है ना। अब स्पर्म बनने के बाद क्या शरीर से वो उड़ के चले जाएंगे? वे उनको पहुंचाने के लिए द्वितीयक सहायक अंगों की आवश्यकता होगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इनका सिक्रीशन, जैसे शुक्राणु बनता है इनका सिक्रीशन होने लगता है। जैसे ये सिक्रीट होंगे तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। जनन उपकला वर्षण में शुक्रजनन नलिका में ही स्पर्म का निर्माण होता है। जनन उपकला की कोशिकाएं, जनन उपकला मतलब जो शुक्राणु की जो कोशिकाएं, शुक्राणु जनन उपकला वही जो शुक्राणु की बात करें, शुक्राणु के बाहर की जो उपकला यानी भित्ति होती हैं विकसित होकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण करती हैं। टेस्टिस में सटोली कोशिकाएं विकसित हो रहे स्पर्म को पोषण ये पूछा जाता है। टेस्टिस में विकसित हो रहे स्पर्म को पोषण कौन देता है? तो ये देती है सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है। अब आता है द्वितीयक जननांग। अब स्पर्म का निर्माण भी हो गया, उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी हो गया, वो अगुणित संरचना बन गई। अब उसको मादा के अंडाशय तक कैसे पहुंचाएं? ठीक है। अब आता है अपना द्वितीयक जननांग, अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस। टेस्टिस की प्रत्येक शुक्रजनन नलिका से एक पतली नली निकलती है जिसे वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वास इफ्रेंशिया कहते हैं। सभी वॉस इफ्रेंशिया टेस्टिस के बाहर आकर एक जाल बनाती है जिसे वर्षण जालक कहते हैं। ओके। इसी वर्षण जालक में से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है जिसे अधिवर्षण कहते हैं। मतलब जो वर्षण जालक होता है उसमें एक मोटी कुंडलित नली होती है जिसे अधिवर्षण कहा जाता है। अधिवर्षण के अंदर ही स्पर्म का परिपक्व एवं संग्रहण होता है। ठीक है, होता है। यह लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका के रूप में होता है। तो स्पर्म का परिपक्व और संग्रहण कहाँ होता है? अधिवर्षण में होता है। शुक्राशय से क्या होता है? शुक्राशय से स्पर्म अधिवर्षण में पहुंच जाता है। ठीक है। शुक्राशय ने सबसे पहले अधिवर्षण ही है। तो वर्षण से स्पर्म कहाँ पहुंचता है? अधिवर्षण में पहुंचता है। फिर अधिवर्षण में इसका देखो वर्षण कोश में इसका निर्माण हुआ है ना, वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, तो उन्होंने द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास किया। तो सबसे पहले अधिवर्षण, तो वर्षण से स्पर्म कहाँ पहुँचेंगे? अधिवर्षण में पहुँचेंगे। ओके। अब आता है शुक्रवाहिका। अब अधिवर्षण से कहाँ जाएगा? शुक्रवाहिका में। यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी नली है जो प्रत्येक तरफ के अधिवर्षण से शुरू होती है तथा वक्षण नाल से होते हुए उदर गुहा में आती है। और वर्षण अपना कहाँ जो शीशन है वो कहाँ स्थित था? उदर गुहा में स्थित था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। यहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। जिस टेम्परेचर पर स्पर्म का सिक्रेशन होता है 2.3 डिग्री सेल्सियस, वही इसका तापमान होता है तथा अपने अपने तरफ के शुक्राशय में खुलती हैं। शुक्राशय
मनुष्य में एक जोड़ी पतली मांसल दीवारों से बने लगभग 2.4 सेंटीमीटर लंबे थैली के समान शुक्राशय प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर स्थित होते हैं। इसके आंतरिक दीवार पर चिपचिपा तरल स्रावित करती है जो स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? एक चिपचिपा पदार्थ का स्रावण करती है जो स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। इस द्रव में अमीनो अम्ल, शर्कराएं तथा कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। यह द्रव ही वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। मतलब जो स्पर्म के साथ वीर्य निकलता है, जो सफ़ेद सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसका निर्माण कौन करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। और उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल, शर्करा और कुछ विटामिन्स। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती है और स्पर्म को मूत्र मार्ग में पहुंचा देती है। ठीक है, मूत्र मार्ग तक पहुंच गए। अब मूत्र मार्ग से कैसे निकलेंगे? यह वास्तव में एक पेशी नलिका है जो मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग से मूत्र का बाहरी निष्कासन होगा और पेनिस के शीर्ष पर खुलती है, किंतु राह में इसमें शुक्राशय के रखलन नलिका में आकर रखलन नलिका भी आकर खुलती है। इस कारण यह मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर्य स्खलन का कार्य भी करती है, क्योंकि जो शुक्राशय होता है ना, वो मूत्र मार्ग में ही आके खुलता है। ठीक है, अब आता है शीशन। ये नर का बाह्य जनन अंग है जो विशेष प्रकार के स्पोर्ट्सी उत्तकों का बना होता है। इनके बीच मूत्र मार्ग स्थित होती है। इसका ऊपरी खुला शीशन मूंड कहलाता है और बहुत अधिक संवेदनशील होता है। यह मैथुन की इच्छा पैदा करता है। अब आती है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जहाँ रसस्खलन नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है, वहाँ पर मूत्र मार्ग के चारों तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? मूत्र मार्ग के चारों ओर पाई जाती है। इसीलिए तो ये स्पर्म को पोषण प्रदान कर रही है ना। यह ग्रंथि पतले दूध के समान एक द्रव का स्रावन करती है जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाता है। यह स्पर्म को तैरने के लिए माध्यम प्रदान करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ही माध्यम प्रदान करती है। वो लिक्विड फॉर्म में तैरते हुए अंदर चले जाते हैं। वीर्य की विशिष्ट गंध उस द्रव के कारण ही आती है। देखो बच्चों, हम पूरा डिटेल से पढ़ रहे। अगर आपको नोट्स बनाने तो आप बना लो, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब आता है शुक्राणु जनन। वर्षा शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? वर्षा और अंडाशय में युग्मों के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण टेस्टिड की ओवेरी की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। वर्षा में शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन एवं अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब आता है अपना, ये आता है स्पर्म। इसको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु की संरचना। ठीक है, ये एक्रोसोम हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? मैथुन की इच्छा को पैदा करता है। ये अपना हेड हो गया, इसको बोलते हैं ग्रीवा। ये मध्य भाग हो गए और टेल हो गई। टेल से तैरते हुए टेल की सहायता से ये मादा जनांग में प्रवेश करेंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र युक्त गुणसूत्र। इसमें केंद्रक होता है, गुणसूत्र भी उपस्थित होता है। तो आज हमने पूरा नर जनन तंत्र कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम मादा जनन अंग। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, उसको एंजॉय कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आती है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देने वाली हूँ जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।